हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये वर्णमाला। ये जो चैप्टर है हमारा वर्णमाला है, जिसका भाग 2 है। हमने भाग 1 में देखा वर्णमाला, वर्ण के प्रकार यानी कि स्वर और व्यंजन, और फिर उसमें स्वर में भी हमने स्वर के प्रकार देखे थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्ल स्वर। उसके बाद हमने आपको व्यंजन पढ़ाए थे। व्यंजन के भी हमने प्रकार बताए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब इसके बाद है बच्चों हमारा भाग 2 में सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे इसमें अयोगवाह। तो अयोगवाह होता क्या है बच्चों? देखो, अयोगवाह क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही आपको यह बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा जो अयोगवाह है, इसमें एक होता है अनुस्वार। ध्यान रखना, अनुस्वार जिसको हम अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग। इसको हम बोलेंगे अनुस्वार, ठीक है। और इसकी जो बिंदी होती है, अंग की बिंदी, इस तरीके से इसको हम नाम दे रखे हैं अनुस्वार, ठीक हो गया। दूसरा होता है बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है बच्चों? अनुनासिक, ठीक है। ये क्या होता है? ये हमारा चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु, चांद की तरह लगने वाला एक बिंदु, इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। ये हमारा अनुनासिक होता है। क्लियर है? और एक इसमें वर्ण आता है अह। जिसके पीछे दो बिंदे लगे रहते हैं इस तरीके से। इसको हम, दो बिंदुओं को हम बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग, ठीक है। और इसकी जो ध्वनि निकलती है बच्चों, वो अंत में ह निकलती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला प्रा, त और दो बिंदे लगा दिए, इसको विसर्ग जिसे बोलते हैं, हमने दो विसर्ग लगा दिए। अब हम इसे पढ़ेंगे प्रातः, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो ध्वनि निकलती है वह क्या निकलती है? ह, प्रातः। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, अयोगवाह हम कहेंगे किसे? इनकी ध्वनि जो है, इनकी ध्वनि, किसकी ध्वनि? अयोगवाह की स्वर और व्यंजन की ध्वनि से अलग होती है। ये स्वर और व्यंजन की तरह इनकी ध्वनि नहीं होती, इसीलिए इनका किसी से योग नहीं होता। योग मतलब इनके साथ किसी का जोड़ा नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण इसे हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसे अयोगवाह। ना तो इनकी जो गिनती है स्वर में होती है, ना इनकी गिनती व्यंजन में होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अयोगवाह। जब हम आपको स्वर बता रहे थे तो स्वर हमने कितने बताए थे आपको? 11। तो अंग और अ हमने नहीं लिए थे, ठीक है। और जो व्यंजन बताए थे वो कितने बताए थे हमने? 33। जो व्यंजनों में भी इनकी गिनती नहीं आती। तो ये ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं। अब मैंने आपको बता दिया अयोगवाह होते क्या हैं, ठीक है। अयोगवाह आपके अंग और अह होते हैं, और जिसमें अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं, अह को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। और ये एक होता है अनुनासिक, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है बस। आगे बढ़ते हैं। अंग तथा अह को अयोगवाह कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये चीज़ें बस ध्यान रखनी है, इसे आप नोट भी कर लेंगे। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अगर पेपर में आएगा अंग और अह क्या है तो आप लिख सकते हो अयोगवाह। या आपसे ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अयोगवाह है, तो अंग आपको दिखे तो इस पर टिक कर देना, अह दिखेगा तो इस पर टिक कर देना। अगर दोनों दिखेंगे और उत्तर में आएगा दोनों, तो दोनों पर टिक हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, हलंत या हल चिन्ह किसे कहेंगे, ठीक है। तो हल चिन्ह क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा। देखिए बच्चों, प्रत्येक व्यंजन में अस्वर की ध्वनि होती है। आप कोई भी व्यंजन लिखेंगे तो उसमें अस्वर की ध्वनि होगी। अब कैसे होगी ये भी देख लीजिए। जैसे मैंने बोला प, ठीक है। अब इसमें अ की ध्वनि हो रही है। कैसे? क्योंकि ये जब हमने आपको बताया था ना वर्ण लिखना, तो वर्ण में क्या बताया था? उसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो प धन अ, तो इसके अब छोटे हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो प के साथ अ की ध्वनि हो रही है, तभी तो हम प बोल रहे हैं। और इसके नीचे क्या लगाए? हलंत। इसी को हम हल का चिन्ह या हलंत बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर की ध्वनि होती है। किसी व्यंजन को बिना स्वर के दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींचते हैं। इसी रेखा को हलंत या हल चिन्ह कहते हैं। जैसे हमने बताया, जैसे खट्टा लिखा है यहाँ पर, तो खट्टा में हमें ये ट को क्या बनना है? ट धन अ नहीं बनाना है, मतलब पूरा ट नहीं लिखना है। तो इसको हमने हलंत लगा दिया। अब इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? खट्टा, खट्टा, ठीक है। ऐसी चट्टान, चट्टान, वक्त, वक्त, ठीक है। ये जिस
जिस व्यंजन के नीचे, जिस वर्ण के नीचे आधा हलंत इस तरीके से लग जाता है तो वर्ण वो आधा हो जाता है। जैसे वक्त है ना, तो अब हम वक्त को ऐसे भी लिखते हैं, अगर हमने इसके नीचे पूरा क लिखने के बाद हलंत लगा दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, ये आधा क। क्लियर है। अब इसमें अ की ध्वनि नहीं आएगी। जैसे हमने बोला आपको क, ठीक है, हमने बोला आपको वर्ण क, तो हम क को कैसे लिखेंगे, क धन अ बराबर हमारा, तभी तो क बनेगा बच्चों। ठीक है। अब हमने अगर ये केवल आधा क लिखना है तो क और इसके नीचे हलंत लगा देंगे। कई व्यंजन ऐसे हैं जो आधे नहीं बनते हैं, जैसे आधा ट नहीं बनता है ना, तो हम इसके लिए क्या बनते हैं, ख ट टा, खट्टा। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गया हलंत चिन्ह क्या होता है। और हाँ, हलंत चिन्ह, इसको हल चिन्ह क्यों कहा गया, क्योंकि ये जैसे आपने देखा होगा हल ऐसे होता है ना, या इस तरीके से हल होता है, तो जो ये लाइन जो निकलती है ये हल के समान होती है, इसीलिए हल चिन्ह इसको बोलते हैं। क्लियर है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो बच्चे हमारे कहीं नहीं जानते, कई बच्चे इनको नहीं जानते हैं इस, और ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं बच्चों। कई बच्चे इसको नहीं जानते होंगे, आज आप समझेंगे द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं। एक जैसे दो व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना द्वितीय व्यंजन कहलाता है। अब आप कहोगे सर परस्पर संयुक्त क्या, जब लगातार एक व्यंजन दो बार आए तो उसको हम द्वितीय व्यंजन कहेंगे। द्वितीय मतलब दो बार आ रहा है वो। जैसे हमने बोला च, फिर च, आधा च और फिर पूरा च। अब देखिए इसके नीचे हलंत लगाने के बाद ये आधा च बन गया ना यहाँ पर, और एक च ये है पूरा, तो ये पूरा आ गया च, तो च और च, चच हो गया ना, चच। और इसमें आकी मात्रा चाचा, कच्चा। ठीक है। ऐसी बच्चा, सच्चा, इस तरीके से इन वर्णों का हम प्रयोग करते हैं, इन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर जैसे है ज, अब ज के नीचे हमने हलंत लगा दिया तो क्या हो गया ज, और फिर ये पूरा ज तो जज, लज्जा, मज्जा, छज्जा। इस तरीके से ये हमारे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बच्चों अल्प प्राण। देखिए अल्प प्राण क्या होता है, अल्प का मतलब होता है बच्चों कम, अल्प। ठीक है। जैसे कहते हैं अल्पाहारी, कम खाने वाला। ठीक है। अल्प, अल्प मतलब कम, तो अल्प का अर्थ होता है कम या थोड़ा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। जिस वर्ण को बोलने में हमें कम समय लगे, कम वायु निकले, ठीक है, थोड़ा समय लगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। ठीक है। अब हर वर्ग का ध्यान रखना है। हर वर्ग, कितने वर्ग बताए थे मैंने आपको, 5 वर्ग। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, याद आया, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। अब इसका जो पहला जो होता है आपका, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये हमारा अल्प प्राण होता है। जैसे मैंने कहा क वर्ग के बताइए, तो आप क वर्ग के लिख सकते हैं क, फिर दूसरा ख हो गया, ख नहीं आएगा, फिर तीसरा आएगा ग, फिर चौथा नहीं आएगा, फिर पांचवा आएगा अंग। तो ये हमारे तीन हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, अल्प प्राण हो जाएंगे, अल्प प्राण वर्ण। अब आपसे पेपर में पूछेगा अल्प प्राण निम्नलिखित में से कौन से वर्ण जो है अल्प प्राण हैं। जैसे आपको दे देगा ख, छ और ज, तो आपको अब इसमें से मालूम करना है कौन सा इसमें हमारा अल्प प्राण होगा। तो च, छ, ज, तो तीसरा वर्ण हमारा च, छ, ज होता है ना, तो जो हमारा तीसरा ये अल्प प्राण हो जाएगा, ये दोनों महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है। अभी महाप्राण भी देखते हैं। तो इस तरीके से आपका ये अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण की क्या पहचान है, उसे बोलने में कम समय लगेगा। और दूसरा, अगर आप ऐसे याद नहीं कर पाओ तो पेपर में एक ट्रिक याद रखेंगे कि पहला 1, 3 और 5 विषम संख्या याद रखेंगे। ये विषम संख्या होती है 1, 3, 5, तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण होगा, बाकी जो बचेगा वो महाप्राण हो जाएगा। ठीक है। आगे भी देखेंगे। अब देखिए अल्प प्राण के बाद महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है बच्चों, महा का मतलब होता है अधिक, जिसको बोलने में, जिस व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, यह ज़्यादा टाइम लगे उस वर्ण को बोलने में, वो हमारा क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। महा मतलब होता है अधिक और अल्प मतलब होता है कम।
जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा तो महाप्राण, और कम समय लगेगा तो अल्प प्राण। अब देखिए इसमें जो हमारा क वर्ग है, इसमें ख और ग, इसमें दूसरा और चौथा, इसमें लिखा भी है दूसरा और चौथा जो वर्ण है वह हमारा महाप्राण होगा। जैसे ख और घ, छ और झ, ठ और ढ। ठीक है, इसके साथ साथ ये 5 वर्गों के अलावा जो ऊष्म व्यंजन हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमारा ऊष्म व्यंजन जो है भाग 1 में देख लेगा, वर्ण और वर्णमाला वाले में। ठीक है, तो ये हमारा जो है श श श ह, ये जो है हमारे महाप्राण के अंतर्गत ही आएंगे। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा अल्प प्राण और महाप्राण। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा यही होने वाला है। अब है आपका सबसे महत्वपूर्ण देवनागरी वर्णों के उच्चारण स्थान। ये पेपर में बच्चों 99% क्या 100% आप लिख लीजिए, 100% इसमें जो है ये प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। 100% इससे 1 से लेकर के 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इनका स्थान और इनके नाम। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा एक एक करके बताने की आपको। सबसे पहले देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको एक चार्ट बना लेना अपनी कॉपी पर। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके इसको आप चार्ट को क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर बढ़िया से बना लेंगे और फिर उसको याद करने की कोशिश करेंगे। और याद से अच्छा है कि आप इन वर्णों को अपने मुख से बोलेंगे। इनका स्थान होता है, अभी आपको वो सब बताऊंगा, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको इसी क्रम में जो 5 वर्ण बताए हैं, क वर्ग ऐसे याद रखेंगे आप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, और ये पूरे 5 हमारे व्यंजन यानी कि स्पर्श व्यंजन जो है 25 जो है एक साथ आपको याद हो जाएंगे। हो गए नंबर 1, ये हो गए। तो अब इनका जो क्रम है बच्चों, पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, इस तरीके से ये बोले जाते हैं। इनको भी आप याद कर लोगे, क्रम आपका यही रहेगा। ठीक है, क से कंठ ऐसे याद हो जाएगा एक। ठीक है, क से कंठ होता है ना, तो आपको इस तरीके से। दूसरा लास्ट में तो छूट रहा दंत, तो ये तो से शुरू हो रहा है तो। ठीक है, आप अगर बोलोगे व्यंजन को जैसे तो थ द ध न, इनको बोलने में हमारी जीभ, आप जब देखोगे तो जीभ हमारी किससे टच हो रही है बच्चों, दांत से। दंत को दांत बोलते हैं। कंठ मतलब होता है गला। अभी आपको मैं इसका चित्र भी दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पहले चित्र दिखा देता हूँ, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, आप ये ध्यान रखेंगे कि जो कंठ है ये तालु है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। ठीक है, अब ये होते क्या हैं अभी दिखाऊंगा, पहले आपको चित्र दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, आप ये चित्र देख पा रहे होंगे। इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी जो है ये जिह्वा है हमारी। ठीक है, ये जब जिह्वा है, ये जिह्वा जो है हमारी जीभ जो है, ये हमारे यहाँ पर स्थित है जीभ। ठीक है, सभी के जीभ होती होगी। तो जीभ जब हमारी यहाँ पर है बच्चों, तो जीभ का जो इसमें जो स्थान है वो ध्यान से देखना, मुंह के भीतर के ऊपरी छत का पिछला भाग। ठीक है, ये जो पिछला भाग है ये हमारा बच्चों क्या कहलाता है, तालु। क्या बोलता है, तालु। च छ ज झ इसी से बनते हैं, तालु से टकराकर जीभ हमारी जो इस तालु की ओर जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, तालु। ठीक है, ये पीछे वाला हिस्सा, जीभ के पीछे वाला हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। अब मूर्धा किसे कहेंगे, अब देखिए, मुंह के भीतर की ऊपरी छत, जो ऊपरी छत है ये जीभ है, जैसे इसके ऊपर का हिस्सा जो है ये वाला, ये हिस्सा जो होता है बच्चों, ये हमारा मूर्धा कहलाता है। ठीक है, बाकी दांत आप जानते ही हैं, होठ जानते हैं, नासिका आप नाक जानते ही हैं, और कंठ, कंठ कहाँ होता है बच्चों, कंठ होता है हमारा ये, कंठ मतलब गला। ठीक है, गला हमारा यहाँ पर होता है। ये जो गले का चित्र है ये यहाँ पर है, आप सब जानते होंगे गले को। तो मेन चीज़ है आपकी तालु। तो तालु जो होती है बच्चों, ये जो जीभ जो हमारी टच करती है ऊपर के हिस्से को, ये आगे वाला हिस्सा जो होता है हमारा, मुंह के आगे वाला हिस्सा जो है ये मूर्धा होता है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये हमारा तालु होता है। ठीक है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मूर्धा कहाँ है। तो कंठ, सबसे पहले हम कंठ की बात करेंगे बच्चों। तो कंठ क्या होता है हमारा, कंठ में हम सबसे पहले स्वरों को लेंगे यहाँ पर। तो कंठ में जो हमारे स्वर आते हैं वो आते हैं अ और आ। ठीक है, ऐसे ही
फिर क ख ग घ ङ ये आ जाते हैं हमारे व्यंजन में, ठीक है। और ऊष्म में आते हैं हमारे ह, और अग अंग अह आता है हमारा अयोगवाह में, ठीक है। तो ये अयोगवाह इस तरीके से आप एक क्रम बना लोगे, आपको याद भी रहेगा और आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो कंठ से जो बोले जाते हैं वे वर्ण हैं अ आ क ख ग घ अंग ह और अह। अब आगे आता है आपका तालु। तालु में जो वर्ण बोले जाते हैं वे हमारे इ और ई, ये दोनों स्वर होते हैं। फिर च छ ज झ य, ये हमारे व्यंजन होते हैं। और य जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, और श जो है ऊष्म व्यंजन, ये हमारे इसमें आते हैं, ठीक है। आगे हमारा मूर्धा। तो मूर्धा में बच्चों ऋषि, रि, ट ठ ड ढ ण, र और श, ये आपको ढंग से याद रखने हैं, ठीक है। आगे दंत। दंत में हमारे जो लि, उसके बाद त थ द ध न, उसके बाद ल अंतस्थ में, और ऊष्म में आपका स। ऐसी ओष्ठ में, ओष्ठ का मतलब देखिए ये जो वर्ण है वाकई आप अगर इन्हें उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ जो है टच होगी। उ ऊ, देखिए होठ आपका क्या हो रहा होगा, कहीं एक्सप्रेशन दे रहा होगा, उ ऊ। ऐसी प फ ब भ म, ये आप बोल के देखेंगे तो ये वर्ण आपके ओष्ठ से कहीं ना कहीं रिलेट होंगे, ठीक है। आपका होठ काम करेंगे इसमें, इन वर्णों को बोलने में। नासिका। नासिका मतलब होता है बच्चों नाक। जो पंचम वर्ण होते हैं ये सभी हमारे, एक तो जो पंचम वर्ण क्या होते हैं, जैसे जो क वर्ग है हमारा क ख ग घ अंग। अंग जो है बच्चों हमारा ये पांचवा वर्ण है। मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, मगर फिर भी बता देता हूँ। ये पंचम वर्ण है हमारा अंग। य ण न म, और जो अतिरिक्त व्यंजन है आपके ड़ और ढ़, देखो दो अतिरिक्त व्यंजन होते हैं ना आपके ड़ और ढ़, ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन भी पंचम वर्ण में ही शामिल किए जाएंगे, सॉरी नासिका के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंठ और तालु। अब देखो दो शब्द ऐसे हैं ए और ए, दो स्वर ऐसे हैं हमारे ए और ए, जो हमारे कंठ और तालु से दोनों से बन रहे हैं। तो इनको हम कंठ और तालु के स्थान पर रखेंगे। और कंठ और ओष्ठ में हमारे ओ और औ, और दंत और ओष्ठ से केवल एक शब्द बनता है हमारा वो, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा चार्ट है, इसको आपको ढंग से याद करना है। और आपको इससे लगभग जो है 3 से 4 प्रश्न जरूर बच्चों हर साल पूछे जा रहे हैं। 3 तो मान के चलिए, ठीक है। 2 3 4 हर साल इससे प्रश्न आते हैं राजीव नवोदय में। तो आपको ये ढंग से याद कर लेने और अपने दिमाग में बैठा लेने। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक लिए गुड बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद।